वेलकम टू जूरीज क्रैक। जूरीज क्रैक के सीपीसी सेशंस में आपका वहाँ वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट के बैर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लें। हमने सेक्शन 9 को समझा था। सेक्शन 9 में ये हमने बोले तो सेक्शन 9 वाज द गेटवे। या इस तरह देखिए, हमने इससे पहले सेक्शन 9 को देखा है जो हमने बोला गेटवे है। इसमें एक नॉर्मल सी बात हुई थी कि हर कोर्ट के पास, सभी कोर्ट के पास फुल पावर है क्या करने का, किसी भी सूट को ट्रायल करने का, अनलेस कि वो बार्ड बाई या तो एक्सप्रेस बार लगा हो या इम्प्लाइड बार हो। समझना, सेक्शन 9 हमने पढ़ा, उसमें देख लिया कि गेटवे ऑफ सीपीसी है कैसे है कि हर कोर्ट के पास फुल पावर है किसी भी सूट के ट्रायल करने का, अनलेस कोई बार नहीं हो। बार का मतलब वो नहीं ले सकता, उस सूट को ट्रायल नहीं कर सकता है। जैसे एक्सप्रेस मोटर व्हीकल एक्ट में या किसी, मान लीजिए रिलीजियस वर्शिप एक्ट में क्या एक बार था कि आप अगर सिविल सूट नहीं दायर कर सकते हैं, या इम्प्लाइड बार हो जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पूरे का पूरा प्रोसीजर दिया था। उसी तरह से सेक्शन 10 में हमने देखा था रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस में क्या हो गया था, यहाँ बार उस केसेस पे लगा था अगर पार्टी दोनों सेम है, ए एन वर्सेस बी, और इन्होंने किसी एक कोर्ट में पहले से केस किया हुआ है, जो इशू है वो सेम है, वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियल इशू है, और ये फिर से पेंडिंग है, अब फिर C2 में आना चाहते हैं, तो मामला जब पेंडिंग रहेगा तो ये नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ये बार था। सेक्शन 11 क्या कहता था, रेस जुडिकाटा, सिंपल सा ये भी ये कहता था कि अगर पार्टीज आर द सेम और लिटिगेंटिंग अंडर द सेम टाइटल एंड द मैटर which was the substantially or directly or substantially an issue in the substantial और in the former case में, और जो अभी वो सब्सिक्वेंट सूट डालने जा रहे हैं दोनों में अगर मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू में, दोनों इशू सेम है, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू है दोनों में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि कोर्ट ने इस मैटर को ऑन द मेरिट लेके हर्ट किया, ऑन द मेरिट सुना, और उसके बाद इसे फाइनली सेटल कर दिया। तो आप दूसरे कोर्ट में अब नहीं जा सकते कॉन्करेंट कोर्ट में इसी चीज़ को लेके। ये हमने सेक्शन 9, 10, 11। अब आज के 12 में हमें क्या करना है, बार टू फर्दर सूट। कुछ ऐसे बार्स लगाए गए हैं जिसके बाद आप फर्दर सूट नहीं कर सकते। ये बार, ये रोक कहाँ कहाँ पे, प्लेंटिफ इज पेरिकुलेटेड बाय रूल्स। यहाँ पे प्लेंटिफ को रोक दिया गया है किससे, रूल से, फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग का फर्दर सूट। मतलब एक सूट उसने किया था, फर्दर सूट मतलब है कि एक इंस्टीट्यूट किया, अब वो फिर से जब फर्दर कोई सूट करने जा रहा है तो उसे रोका जा रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर काउज ऑफ एक्शन। किसी खास पार्टिकुलर काउज ऑफ एक्शन को जो इंटाइटल नहीं है, वो इंटाइटल है कि नहीं है, मतलब काउज ऑफ एक्शन नॉट इंटाइटल्ड इंस्टीट्यूट, उस काउज ऑफ एक्शन के लिए वो नए सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता इंस्टीट्यूट। तो प्लेंटिफ को किसने रोका है, रूल्स ने रोका है, क्या करने से, नए एक फर्दर एक नया सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए। और वो इंस्टीट्यूट किस मामले में, किसी खास तरह के पार्टिकुलर काउज ऑफ एक्शन को। तो ये कौन कौन सा ऐसा काउज ऑफ एक्शन जिसे रोकता है। तो सबसे पहले ऑर्डर टू रूल टू ऑफ टू में हम लोग पढ़ते हैं कि वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट टू sue in respect of any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. In such a suit or plaintiff is expected to make all the claims in respect of cause of action. अगर आपको जितना भी क्लेम करना है ना, वो वन टाइम में कीजिए। आपको मान लीजिए 100 रुपये का क्लेम करना है, 100 रुपये अगर आपने क्लेम किया 90 रुपये पे, तो ये माना जाएगा कि 10 आप भूल चुके हैं या 10 को आपने रिलिंक्विश कर दिया है। अब उस 10 रुपये के डैमेज के लिए फिर से आप कोई फर्दर सूट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर टू रूल टू ऑफ सम, सिंपल सा ये कंसेप्ट समझा रहा है। आपने मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी थी, टोटल 4000 स्क्वायर फीट। आपने जो क्लेम किया कि मेरी प्रॉपर्टी है, वो किया 3000 स्क्वायर फीट के लिए। आप फर्दर 1000 के लिए ना, यू कांट इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर omitted या relinquished portions। सिंपल सा बात है, आपको जो भी करना है वो आपको एक बार में कर देना। 3000 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट या
3500 आई, आपका मर्जी था। लेकिन अगर आपने एक बार क्लेम कर दिया तो फिर आप उस पोर्शन के क्लेम को फिर से उसी सूट में नहीं ला सकते हैं। सेकंड देखिए, ऑर्डर 9 रूल 8 क्या कहता है, इट लेज डाउन दैट इफ द डिफेंडेंट अपीयर होता है एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर द हियरिंग, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट अनलेस द। अब यहाँ तक देखिए, डिसमिसिंग द सूट, आपने केस को सूट को स्टार्ट किया, क्या है कि प्लेंटिफ जब तक प्लेंट को कोर्ट में नहीं डालता है सूट स्टार्ट नहीं होता है। सूट इंस्टीट्यूटेड ओनली बाई द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, और प्लेंटिफ के ही वजह से ये सूट स्टार्ट हुआ, और प्लेंटिफ ही नहीं आया, डिफेंडेंट आया है, डिफेंडेंट प्रेजेंट है ऑन द डे ऑफ अपीयरेंस, अब प्लेंटिफ नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट लगेगा, कोर्ट का प्रीशियस टाइम बर्बाद हो रहा है, कोर्ट डिसमिस कर सकता है। अनलेस द क्लेम इज एडमिटेड होली और इन पार्ट, इन विच केस द क्लेम शैल बी डिक्रीड ओनली टू द एक्सटेंट टू विच इट इज एड। जहाँ तक का एडमिशन हो चुका है प्लेंट और डब्ल्यूएस में, वो उस पॉइंट को छोड़ के बाकी में कोर्ट अपने हिसाब से फैसला डिसमिस कर देगा सूट को। अब ऑर्डर 22 में रूल 9 है, effect of abatement of dismissal where a suit abates or is dismissed under this order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action। अबेटमेंट ऑफ सूट का दो होता है कि अबेटमेंट कब होता है, अब मान लीजिए एक प्लेंटिफ था, इसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ये डेथ कर गया, तो ये डेथ किया तो अबेट सूट वहां से अबेट कर दिया, अब वो सूट के लिए अब कोई भी कॉज ऑफ एक्शन के लिए अब नया सूट को फर्दर नहीं डाला जा सकता है, ये अबेटमेंट होता है। डेथ जो हो जाता है और उसकी डेथ के बाद उसको ऑन द रिकॉर्ड एलआर्स को नहीं लाया जाता, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं ला पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अबेटमेंट। ऑर्डर 23 रूल 1 ऑफ 4, विड्रॉ ऑफ सूट और अबैंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। आप अगर विद द प्लेंटिफ अबैंडन्स एनी सूट और पार्ट ऑफ क्लेम अंडर सब रूल 1, अगर पार्टी खुद से, जैसे अभी हम लोग ने देखा था 4000 स्क्वायर फीट था, 1000 स्क्वायर फीट हमें अबेंडन नहीं, हम नहीं लेंगे, अबेंडन कर दिया वो क्लेम, विड्रॉ फ्रॉम अ सूट और पार्ट ऑफ अ क्लेम विदाउट द परमिशन रेफर्ड इन सब रूल 3, इट शैल बी लायबल फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट मे अवार्ड एंड शैल बी परक्युलेटेड, यहाँ पे देखिए शैल बी परक्युलेटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच पार्ट ऑफ क्लेम। अब उस सूट के उस क्लेम के लिए जिसको आपने अबेंडन कर दिया, उसके लिए आप कोई भी तरह का नया सूट नहीं डाल सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, सिंपल सा बात है। ये 4 क्या है, बार टू फर्दर सूट है, और भी होंगे लेकिन मैंने 4 स्पेशली आपको दिखा दिया। ऑर्डर 2 रूल 2 में ओमिट या रिलिंक्विश, आपने एक बार रिलिंक्विश कर दिया, अब उसके लिए कोई उसी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सूट नहीं डाल सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर 9 रूल 8 सिंपल सा बात है, आपको मेन, आप प्लेंटिफ हैं, आपने प्लेंट डाल के सूट को स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट किया, और आप ही मौजूद नहीं रहिएगा, तो कोर्ट क्या चाहे, कोर्ट समझता है कि आप अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कोर्ट डिसमिस कर देता है, डिफेंडेंट अपीयर हुआ है ऑन द डेट ऑफ अपीयरेंस और आप नहीं है तो। ऑर्डर 22 रूल 9 में अगर किसी का डेथ हो जाता है और उसको रिकॉर्ड में उसके एलआर्स को नहीं लाया जाता है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्शन के लिए कोई नया फर्दर सूट नहीं डाला सकता है। ऑर्डर 23 रूल 1 ऑफ 4 में अबेंडेंट हो जाता है, आपने अबेंडन कर दिया, आपके पास जमीन 3 जगह थी, आपने 2 जगह के अबेंडन कर दिया, उन क्लेमों के लिए भी बाद में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं लगाया सकता है। तो इसके अब वेयर एक्ट कहता है, वेयर अ प्लेंटिफ इज परक्युलेटेड, प्लेंटिफ को रोक दिया जाता है बाय रूल्स from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court which this court apply। जहां भी कोड अप्लाई होता है आप वहां पे ये केस मतलब इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, और हुआ है तो आप मिल कर सकते हैं।